हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। आई नो हाफ ईयरली आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब आपको हर एक चैप्टर को थरली पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी एंड बहुत सारा रिविजन भी करना पड़ेगा। सो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। दीज आर नॉट दी एमसीक्यूज, ये डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चन आंसर हैं। जल्दी से मुझे बताओ, जो अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो फिर चैप्टर को रिवाइज करना तो पड़ेगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु एक्चुअली ओन द लैंड्स इन द फ्रेंच सोसाइटी? हम सबको पता है, हमें बहुत कुछ पता है। ये तीन लोग रहते थे सोसाइटी में और इनके बीच में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। याद है कुछ? हाँ जी, याद है। थर्ड एस्टेट वाले लोगों के पास 90% पॉपुलेशन बट कोई राइट्स नहीं होते थे। About 60% of the land was actually owned by the nobles, the church and other rich member of the third estate. थर्ड एस्टेट के जो छोटे मोटे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग थे, उनके पास जमीन थी, लेकिन 60% ऑफ द टोटल जमीन सिर्फ दो ही एस्टेट के लोगों के पास, विच वर द नोबल्स एंड द क्लर्जी, 2 and 1 estate respectively. Peasant comprised of 90% of the total population. However, a small number of them actually own the land they cultivated and hence they fought the revolution as well. तभी उनको गुस्सा लग गया था बहुत ज्यादा कि यार हम सारा काम करते हैं और हमें तो कुछ मजा भी नहीं आ रहा है और सारा पैसे तो राजा ही ले जाता है, टैक्स भी हमसे लेता है, हमारे पैसे पे मजे भी वही करते हैं और पूरी अपनी बढ़िया लाइफ जी रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आपकी स्क्रीन पर। कौन से प्रिविलेजेस दो फर्स्ट एस्टेट एंजॉय करते थे? विच प्रिविलेज वाज एक्चुअली एंजॉयड बाय द फर्स्ट टू एस्टेट? बताओ आप लोग, मुझे क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली वो टैक्स कलेक्शन भी करते थे, कोई काम धंधा कुछ नहीं करते थे, बस लाइफ एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय करते थे और बाकी सब लोग उनको दिखते रहते थे। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट, द क्लर्जी एंड नोबिलिटी फॉर एग्जाम्पल, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जैसे ये इस वाले एस्टेट में पैदा होते थे तो इनको जन्म से कुछ अधिकार मिलते थे, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, राइट? कोई हार्डवर्क नहीं करना है लाइफ में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। नो टैक्स पे करते थे भैया, ये कोई टैक्स नहीं देते थे, मजे करते थे बहुत ज्यादा। क्या मैम हम टैक्स पे करते हैं? आप तो नहीं करते हो पर मैं करती हूँ, मुझे पता है, बहुत दुख लगता है टैक्स पे करने में, बट एनीवेज वो देश के डेवलपमेंट के लिए होता है और आपके पेरेंट्स करते होंगे। फॉर ऑब्वियसली अभी आप लोग वर्क फोर्स में नहीं आते हो ना, इसलिए टैक्स पे नहीं करते हो। जब टैक्स पे करोगे तो पता लगेगा कि यार मेरा आधा पैसा तो गवर्नमेंट ऐसे ही लेके चले जाती है, और अगर गवर्नमेंट मेरे से ज्यादा पैसा लेने लग जाएगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, अभी तो मैं इस गवर्नमेंट को ही हटा दूं, मन तो कर रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट बच्चा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल लीनियंट नहीं थी। वो 1 या 2% नहीं, वो आधे से ज्यादा ले लेती थी और उस पैसे से एंजॉय करती थी। चलो पैसा भी जा रहा है तो डेवलपमेंट तो हो, फ्री के हॉस्पिटल्स हो, बढ़िया ब्रेड ब्रेड सस्ता मिल जाए, कुछ फैसिलिटी नहीं और बस टैक्स काट लेती थी, तो लोगों को गुस्सा आना तो लाजमी था। दैट वॉज वेरी सिंपल। नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। These included feudal dues which they collected from the peasants. और दूसरा ये एंजॉय करते थे फ्यूडलिज्म, कि जो भी आप प्रोडक्शन करोगे ना अपनी जमीन पर, उसका पे इतना परसेंट तो हमें ही दे देना, नहीं दोगे तो हम अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे कि अरे इससे तो मुझे इतना पैसा लेना था। ये सारा टैक्स कलेक्शन, फ्यूडलिज्म का चार्जेस सेलेक्ट करना, फ्यूडल जमीन पर जितना प्रोडक्शन होता है उसका हिस्सा ले लेना, ये सब कॉमन चीजें होती थी। और जब कॉमन लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया। दुनिया का पहला रेवोल्यूशन जिसने हमारे को अक्ल दिया कि अरे आजादी से जिया जा सकता है, देश होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। वाह वाह वाह, तालियां तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच थॉट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन लॉक इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? तो बच्चा, जॉन लॉक की जो बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या आइडिया उन्होंने फॉरवर्ड करा था? ये तो हमको सबको पता है। उसने बोला था, ही रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। पहले क्या होता था, डिविनिटी यानी कि भगवान से, क्रिश्चियनिटी से, ऊपर वाले से, इन सब से ज्वाइन कर दिया जाता था हर एक चीज को। देयर वाज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू एनीथिंग, बट जॉन लॉक ने बोला कि नहीं ब्रो, ऐसे तो हम नहीं होने देंगे। देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वॉट एवर इज हैपनिंग, उसके पीछे एक रीजन है। और मोनार्क और कोई भी क्लर्जी को ये कुछ भी डिवाइन राइट नहीं होना चाहिए। सब लोग इंसान जो है वो इक्वल पैदा हुआ है, ठीक है? ऐसे कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई हेल्दी हेल्दी
ये वेल्दी वेल्दी वाला हटाओ, पैसे वैसे हटाओ, और ये क्लर्जी वर्जी हटाओ, ये रिलीजन हटाओ, टॉक अबाउट साइंस, टॉक अबाउट इक्वालिटी। तो वो उसने बोला था। तो उसने बोला था, इवन रुसॉय ने भी उनका आइडिया जो है फॉरवर्ड लिया, और गवर्नमेंट भी बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बननी चाहिए, जिसमें लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, जो आज 21st सेंचुरी में भी हो रहा है। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच थॉट वॉज एक्चुअली पुट फॉरवर्ड बाय मॉन्स्के। मॉन्स्के जो थे उनका क्या थॉट था, क्या थॉट था, हमें भी नहीं पता, हमें पता है इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो बच्चा उनकी बुक थी, मॉन्स्के प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उन्होंने बोला था मॉन्स्के ने कि देखो अगर गवर्नमेंट चलानी है ना तो तीन तरीके से, तीन ऑर्गन से चलाने चाहिए, सबके पास इक्वल पावर होगी। मोनार्की ही रिलीजन है, मोनार्की पैसा लेता है, नहीं होना चाहिए। एक लॉ बनाए, एक लॉ को फॉलो करवाए, जो नहीं फॉलो करे उसको सजा सुनाए। तीन ऑर्गन्स पावर शेयर करेंगे तो सारे ऑर्गन अपना अपना काम करेंगे, ये मॉन्स्के ने कहा था। विच आइडिया, हाउ इज आइडियाज ऑफ फिलोसफर जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, ऐसे ही पहुंच गए? नहीं मैम, वो सुन लेते थे। कब सुनते थे वो लोग, आओ देखते हैं। The ideas of these philosophers were discussed intensively in the salons, coffee houses, spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. सिंपल है बच्चा, जैसे कि हम लोगों को भी क्लास 10 के एग्जाम देने नेक्स्ट ईयर, तो आपको बहुत सारी चीजें इसी साल सुनने को मिल जाएगी कि तुझे पता है क्लास 9 इजी है। हाँ, क्लास 9 तो बहुत, कोई इजी नहीं है, क्लास 9 डिफिकल्ट है क्लास 10 से। बात ही नहीं करता हमारे बारे में तो कोई, बट क्या करो बच्चों, सच में क्लास 9 डिफिकल्ट है, एंड क्लास 9 ही आपको क्लास 10 के लिए प्रिपेयर करा दिया। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वाज हैपनिंग। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट लीडर बताओ नेशनल असेंबली के, ये तो आप आराम से कर लोगे। नेशनल असेंबली में दो लीडर है, मिराबे एंड एबेसे। एबेसे इसका वही पैम्पलेट भी है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, रिमेंबर। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर बच्चा, मिराबे एंड एबेसीज, दो इंपॉर्टेंट लीडर्स है नेशनल असेंबली के। What was the system of voting in the estate journal? What changes did the third estate want in this system? चलो बोलो जल्दी से, क्या था थर्ड एस्टेट का पूरा वोटिंग सिस्टम, और इसमें क्या चेंजेस चाहिए थे थर्ड एस्टेट को, मैं बता देती हूँ। देखो, वोटिंग इन द थर्ड एस्टेट, वोटिंग इन द एस्टेट जनरल हैड बीन कंडक्टेड फ्रॉम द पास्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एक स्टेट का एक ही वोट होता था, तो जो नंबर 1 और 2 होते थे अपनी टीम बना लेते थे। नाउ थर्ड एस्टेट के लोगों ने बोला कि नहीं, हमें नंबर्स जो 90% है ना, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, एक एक बंदे को काउंट करो, ईच मेंबर को काउंट करो, एक एस्टेट को काउंट मत करो। बट ऑब्वियसली उनके डिमांड को इग्नोर कर दिया था लुई 16 ने कि ऐसे तो हम नहीं होने देंगे। एंड देन दे टोल्ड, हम जा रहे हैं टेनिस कोर्ट में भाई, हम उधर शपथ लेते हैं कि अरे इधर से हिलेंगे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेंगे। दैट इज हाउ द नेशनल असेंबली केम अप, एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए होंगे समझ में, बढ़िया से आप समझ पा रहे थे ना, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये सारी जो भी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुमको ऑलरेडी लाइव क्लास में देते रहती हूँ। अब मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए बहुत 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 लॉट ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।